हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एनसीईआरटी क्लास 9th बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजी का क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का जो टॉपिक का नेम है वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आप इस वर्ड की मीनिंग जानिए, इस पूरे सेंटेंस की। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब लाइफ मीन्स लाइफ, जीवन। जीवन की जो बेसिक इकाई है, जो आधारभूत इकाई है, या जिस वजह से पूरी बॉडी बनी हुई है, उसी को आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको क्लास 8th में भी डिस्क्राइब किया था कि लाइफ की जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। सेल यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी को बनाने में और बॉडी को फंक्शन कराने में जिस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की आवश्यकता पड़ती है वो है सेल। ठीक है, तो मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, डिवाइडेशन करके बताऊंगा कि सेल कितने तरह के होते हैं, लिविंग्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसके पहले कुछ सेल की हिस्ट्री जानते हैं। ओके, सो हम तभी से शुरू करते हैं जहां से इसकी डिस्कवर हुई। ठीक है, देखिए, सेल को डिस्कवर करने वाले एक फॉरेन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में वो एग्जामिन कर रहे थे कुछ स्लाइस ऑफ कार्क की, तो उसमें उन्हें दिखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे हनी कम्ब में होते हैं उसी तरह उन्हें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखा, पार्टेड दिखा, और उसी को उन्होंने कहा सेल। और ये जो सेल है इसको एक डेड सेल में खोजा गया। तो स्टार्टिंग तो डेड सेल में हुई, उसके बाद लेवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट जो कि 1674 में डिस्कवर किए, वो लिविंग सेल में किए। लिविंग सेल में प्योर पॉन्ड वाटर लिए, पॉन्ड यानी तालाब से पानी, और उसमें अपने से बनाए हुए माइक्रोस्कोप को देख करके उन्होंने भी कहा कि एक सेल है और सेल से ही पूरी बॉडी लाइफ की, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो और ये जो कार्क होता है ये पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ ट्री है, जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ उसमें पोर टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। उसी को देख करके रॉबर्ट हुक ने कहा था। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवर किया और सेल नाम दिया। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे लेकिन लिविंग सेल का डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं लेवेनहॉक। इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अच्छा, ये दोनों साइंटिस्ट अपने ही हाथ से सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ये जो कि आजकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जाना जाता है, उस समय स्टार्ट था तो इतना डेवलप नहीं था, फिर भी अपने से बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने डिस्कवर किया, ये दोनों साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही दिखा देते हैं और उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास चैप्टर 5 है, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, मैंने जो बताया था आपको, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. ठीक है, this was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room.
इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट 1665 में एक एग्जामिन कर रहे थे कार्क में, और कार्क क्या है? एक बार्क ऑफ ट्री। तो बार्क ऑफ ट्री में एग्जामिन कर रहे थे और अचानक उन्हें ऐसा दिखाई दिया, हनी कम्ब के जैसा कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिल करके बना हुआ, जिसको इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा और उसका नाम सेल दिया। सेल इज ए लैटिन वर्ड। ये जो सेल शब्द है, वर्ड है, ये लैटिन वर्ड का है और जिसका मीन्स होता है अ लिटिल रूम, यानी एक छोटा कमरा। ठीक है। दिस may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to be consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. ये मतलब बहुत छोटा एक स्मॉल पार्ट होता है जिसे कि आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और ये इंसिडेंटली ही हो गया, मतलब एन एक्सीडेंट के थ्रू ही हो गया, और इन्होंने जो डिस्कवर किया इसको आज हम सेल को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये जानना आपको जरूरी है कि सेल का स्टडी हम बायोलॉजी के एक ब्रांच के अंतर्गत करते हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ सेल, यानी सेल का स्टडी। देखिए, हम अगर सेल को देखते हैं, आज के समय में जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो इस तरह का दिखता है। देखिए, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब होता है डबल या मिक्स या ग्रुप में। तो देखो, ये है आई पीस जहां से हम देखते हैं, और ये होता है यहाँ वाला जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। एक आई पीस के सामने लेंस लगा हुआ होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है, इसलिए इसमें यहाँ कंबाइंड लेंस लगा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड बोलेंगे। चूंकि ये लाइट की हेल्प से ही हम कोई भी चीज देख सकते हैं, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। देखिए, इसकी बॉडी में नीचे बेस है जिसकी हेल्प से रखा हुआ है। मिरर होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे ऊपर क्लिप बगल में दो लगी रहेंगी, माइक्रोस्कोप स्लाइड लगे होंगे, और माइक्रोस्कोप में कोई भी स्पेसिमेन रखा होगा जिसको हम ऊपर से देखते हैं। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस 1, 2 या 3 लगा हुआ होता है, और सबकी अलग अलग पावर होती है। फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए भी एक लगा हुआ दोनों साइड में, और इसके अलावा कोर्स एडजस्टमेंट यानी ऊपर नीचे करने के लिए भी होगा, और इस मोटे वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी ट्यूब। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इससे हम बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीजें अपने बायोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। बाकी और भी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, हमें अगर बायोलॉजी में सेल्स को स्टडी करना होगा तो हम सेल ऑफ एन ओनियन पील, एक ओनियन पील यानी छिलका, प्याज के छिलके से हम देख सकते हैं। वो हम आपको प्रैक्टिकल अपने लैब में स्कूल में कराएंगे। कोशिश जब भी मतलब आएंगे हम स्कूल में आपके साथ, तो वहाँ पे ये देखिए ईंट के जैसा लगा हुआ स्टेप बाय स्टेप होता है, और बीच में एक पार्ट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पूरे एक सेल को कमांड पे रखता है, और सारे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हम एक प्याज यानी ऑनियन पील को देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे टेम्परेरी माउंट करके पील ऑफ ओनियन का, डिफरेंट साइज का हो सकता है, और उसमें जो देखेंगे तो वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वो सब के सब एक ही तरह के दिखेंगे।
टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब, एक ओनियन बल्ब की तरह ही दिखेंगे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट sizes have similar small structures visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions, but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. So students, हम स्कूल लैब में आपको एक ओनियन पील से किस तरह का सेल होता है वो दिखाएंगे, लेकिन वो जो सेल होगा आपको तो एक जिस तरह से भी मैंने दिखाया बुक में उसी तरह से दिखेगा। बहुत ज्यादा उसमें स्मॉल पार्टिकल्स नहीं दिखेगी क्योंकि उसमें क्षमता कम होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को हम बढ़ा दें तो उसमें क्षमता थोड़ा ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो हम देखेंगे उसमें तो हमें क्या दिखेगा कि कई ईंट जैसे या सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस भी दिखता रहेगा और इसी को हम सेल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसी तरह के चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट, फिश, क्रोकोडाइल्स वगैरह कोई भी या इंसान ही हो, सबकी बॉडी लगभग इसी तरह की बनी होती है, इसी सेल से बनी होती है। जो उसके बेसिक्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। एक्चुअली ये 9th का ब्रॉड सेक्शन है, इसको हम आपको कई पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है, तो कुछ हम सेल्स के बारे में और जानते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सो सेल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। सेल आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 58 है, आप अच्छी तरह से इसको अपने घर पे भी स्टडी कर लीजिएगा। तो सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी अपने ही द्वारा एक बहुत पुराना माइक्रोस्कोप बना करके उन्होंने डिस्कवर किया था। लेवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। पहली बार उनके जस्ट बाद किसी लिविंग सेल का डिस्कवर करने वाले जो कि लेवेनहॉक हैं और वो एक पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किए थे। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ध्यान देना स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो इस सेल के बीच में उपस्थित न्यूक्लियस होता है 1831 में डिस्कवर किए थे। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, जो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है उसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस या सेल ऑर्गेनेल्स सबको मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और जिसको इन्होंने पुरकिंजे ने डिस्क्राइब किया था। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस यानी लिक्विड सब्सटेंस। द सेल थ्योरी, यानी सेल को डिस्क्राइब करने की जो थ्योरी बनी है, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, was presented by two biologists, Slayden 1838 and Swan 1839. The cell theory was further expanded by Virchow 1855. So students, सेल को डिस्क्राइब करने के लिए दो साइंटिस्ट स्लाइडेन और स्वान, जो कि 1838 और 1839 में सेल को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए और बताए कि जो प्लांट हो या एनिमल्स हो सबकी बॉडी सेल्स से ही बनी हुई होती है और बेसिक यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। इसको प्रेजेंट करने वाले दो साइंटिस्ट थे और इसी को आगे और ज्यादा डिस्क्राइब करने वाले विर्को नाम के साइंटिस्ट 1855 में बताए थे।
by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. विर्को ने क्या सजेस्ट किया कि जितने भी सेल्स हैं किसी भी लिविंग्स में वो अपने पहले पुराने सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से ही बनते हैं या उन्हीं से तैयार होते हैं. विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा पावर की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ 1940 में, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स. तो जिस समय 1940 तक में पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, उसके बाद सारे स्मॉल पार्टिकल्स जो सेल के अंदर हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उनके बारे में डिस्कवर हुआ. कुछ सेल के हम डायग्राम्स देख लेते हैं. देखिए, सेल को अभी डिवाइड वगैरह तो नहीं किए हैं, लेकिन आपको डायग्राम दिखा देते हैं. देखिए, ये बॉडी में स्मूथ मसल सेल है, यानी जो लिविंग्स के मसल्स होते हैं, मसल सेल इस तरह की होती हैं. ये ब्लड सेल्स है, ये ब्रेन वाला यानी नर्व सेल है, ये बोन्स बनाती हैं ये सेल जिनको बोन सेल बोलते हैं. ये ओवम है जिसको हम एग सेल बोलते हैं, अंडा. और ये फैट सेल बॉडी में होती है, जहां पे फैट ज्यादा होता है वहां पे ये इस तरह के होती हैं, दिखाई देती हैं. सो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जानते हैं सेल को डिवाइड करके सेल को डिस्क्राइब और आगे करते हैं. देखिए, सेल एक गोलाकार, लंबाकार या फिर आयत के आकार का यानी चौकोर किसी भी तरह का हो सकता है, जो कि एनिमल्स यानी हमारे या फिर किसी भी एनिमल्स के बॉडी में, जिसकी बॉडी बनाता है, और या किसी प्लांट की बॉडी में होता है. ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल होती है ये पूरा एक गोला स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से बाउंडेड होती है. और जिस बाउंड्री के थ्रू ये बाउंडेड है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. अभी हम स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे. तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पूरा सेल, और पूरे सेल का जो किनारा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बीचों बीच एनिमल में और प्लांट सेल में थोड़ा कॉर्नर में किनारे हो जाता है, एक पूरी सेल को कमांड करती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड और किनारे लगे हुए बहुत सारे अनदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. कुछ उनके नेम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, और इस तरह से आपके राइबोसोम वगैरह और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं. और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जिस लिक्विड में पाए जाते हैं उस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ध्यान दीजिएगा, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सबको मिला के बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर सेल ऑर्गेनेल्स को अलग हटा ले तो जो लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके माइंड में सेट कर दिया. अभी मैं स्ट्रक्चर मेन पे जाऊंगा. ठीक है, तो चलिए उसी पे डायरेक्टली चले जाते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, आप ये बुक वाली देख रहे हैं. अभी हम इसके जस्ट बाद अपने हैंडमेड यानी हमसे जो बनाया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा. देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ये किनारे किनारे लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ध्यान दीजिएगा, जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसको हम मेम्ब्रेन तो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे. ठीक है, आप दो नाम जान गए हैं. इसके अलावा इसके बीचों बीच का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं,
इस बीचों बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद इससे जस्ट किनारे लगे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। जो स्मूथ होंगे उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ होंगे उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, ये जो रफ है एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं और ये है राइबोसोम, इन्हीं के ऊपर लगा हुआ होता है, इसीलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, गाल्गी apparatus पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियस को जो घेरा हुआ है चारों तरफ तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप, और इसके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी कॉपी वाला भी दिखा देते हैं। सो स्टूडेंट, जिस तरह से आपके अपने बुक में देखा उसी तरह यहाँ है, थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं हम, समझ लीजिए। क्योंकि ये देखिए ये जो सेल है, सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको जो समझ गया तो सेल के आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए, सबसे किनारे लगा हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके अंदर के सारे सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर हम इन जो मटेरियल्स दिख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम स्टडी अलग करें तो बचा हुआ जो सब्सटेंस है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी लिक्विड वाला पार्ट। अच्छा, बीचों बीच जो न्यूक्लियस है उससे सटा हुआ कुछ फ्रेमवर्क पाया जाता है जालीदार, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बिखरा हुआ स्ट्रक्चर। गाल्गी बॉडी या गाल्गी apparatus भी पाया जाता है, और राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है। इसीलिए सारे में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम में लगा हुआ होता है, और जिसमें लगा हुआ होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बाकी लाइसोसोम भी पाई जाती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, लेकिन ये एनिमल सेल देखा है आपने। प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल आप देखिए कि प्लांट सेल में आपको ये एक अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम है लार्ज वैक्यूल। ये जो लार्ज वैक्यूल है एनिमल सेल से डिफरेंट है, यानी जो एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन यहां भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक किनारे किनारे अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल, ये दो चीजें ऐसी दिखी जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके अलावा मैंने ये थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है मेरे द्वारा, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जिस क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट ही मेन प्लांट में भोजन बनाने का काम, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो चीजें हमने आपको एनिमल सेल की बॉडी में स्ट्रक्चर में दिखाया, उस स्ट्रक्चर से ये तीन चीजें मैंने डिफरेंट प्लांट सेल में दिखाया। तो उनमें वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये तीन प्लांट सेल में अलग होती हैं। सो आप जब डिफरेंट लिखोगे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट बता सकते हो। इसके अलावा मैंने एक चीज यहां पे ये दिखाया है, इसका नाम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बता रहे हैं? सेंट्रियोल। अच्छा, यहां पे सेंट्रियोल और ये लाइसोसोम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में पाया ही नहीं जाता, और लाइसोसोम प्लांट सेल में बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें तो नहीं पाया जाता, छोटे में बहुत छोटी संख्या में लाइसोसोम होता है। तो मैंने लाइसोसोम और सेंट्रियोल दो ऐसी चीजें बताया जो प्लांट सेल में नहीं होता, और प्लांट सेल में मैंने ये तीन चीजें सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट, तीन चीजें ऐसा बताया जो कि कहां होता है? ओनली प्लांट सेल में होता है, ग्रीन प्लांट सेल में,
किसी एनिमल सेल में नहीं होता। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बुक का डायग्राम और सेल्फ मेड डायग्राम दोनों आपको दिखाया। आप दोनों को आई होप कि आप इन दोनों डायग्राम से बहुत सारा चीज समझ गए होंगे। अभी आपका ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। सेल आपका 2-3 पार्ट में चलने वाला है, 2-3 वीडियो बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं चाहता था कि आप के माइंड में एक इमेजिनेशन हो कि बॉडी में या किसी प्लांट बॉडी में या किसी अनदर एनिमल्स बॉडी में किसी विशेष शेप का स्ट्रक्चर, किसी विशेष शेप का ये एनिमल सेल नहीं होता या प्लांट सेल नहीं होता। बेसिक जो चीजें हैं वो आप जाने रहिए। आप गोलाकार बना दीजिए, ट्रायंगल शेप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के होते हैं, ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल टाइप का भी बना सकते हैं आप सेल को, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर के जो मैंने लेबल्स किए हुए हैं वो सही होना चाहिए। न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन और सेल ऑर्गेनेल्स का रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, ठीक है। देखिए, कुछ और चीजें जानते हैं सेल में। सेल के अंदर का जो मेन पार्ट आपने देखा, क्या मेन पार्ट आपने देखा? न्यूक्लियस, ठीक है। अगर न्यूक्लियस किसी दूसरे टाइप के सेल में या तो ना हो या ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का हो, किसी मतलब पूरी तरह से न्यूक्लियस का शेप ना हो या न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस एब्सेंट मान लीजिए, तो न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट है या फिर न्यूक्लियस का डेवलप नहीं हुआ है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल जिसमें फुल डेवलप्ड है न्यूक्लियस उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। आपके माइंड में अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल 2 तरह के होंगे, ठीक, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, ओके। तो 2 तरह के जो सेल होंगे, एक ऐसा सेल होगा जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और एक ऐसा सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियस जिनमें डेवलप नहीं होता यानी प्रोकैरियोटिक सेल, इस वर्ल्ड में, संसार में ऑर्गेनिजम्स के प्रजातियां कम हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बहुत होंगे लेकिन इनकी जो स्पीसीज है वो कम है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये 3 ही हम नॉर्मली बेसिकली पढ़ाई करते हैं। तो 3 ये हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की बनी हुई होती है। इसलिए अगर हम जीवों को डिवाइड करें ऑर्गेनिजम्स को तो वो भी सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। एक ऐसे जिनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर बॉडी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे जिनकी एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है बॉडी उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली कॉपी में ही देख लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जिसको हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा जीव है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। देखिए, बैक्टीरिया में भी काफी चीजें सिमिलर होती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके स्थान पे न्यूक्लियोइड होता है। इसके अंदर एक्चुअली ये जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेम होता है, ठीक है। तो लिक्विड सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसी लिक्विड सब्सटेंस में यानी साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियस वाला मटेरियल है, इसी में घुला हुआ रहता है, मतलब मिक्स होता है। इसका कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होता। बाहर से सेल वॉल इसमें भी पाया जाएगा,
जैसा कि प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसके जस्ट किनारे वाला ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे ये प्रेजेंट है। राइबोसोम्स इसमें बिखरे हुए रहते हैं, साइटोप्लाज्म दिखा ही दिया। मीजोसोम्स ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाला काम करते हैं, ये मीजोसोम मैंने रिप्रेजेंट किया है। और कुछ हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पिल्ली बोलते हैं या पिल्लई बोलते हैं। और एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। और यूकैरियोटिक तो आपका ये एनिमल वाला सेल है या प्लांट सेल है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किए थे। लिवेनहॉक 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे। सेल को अगर हम डिवाइड करें तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उसके न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में अमीबा, पैरामीशियम, आप इनमें ह्यूमन, इंसेक्ट या और भी अदर प्लांट्स, सारे के सारे लिविंग्स इसी में आ जाते हैं। और इसमें बहुत ही कम, यानी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये तीन इसमें होते हैं। अच्छा, अगर हम यूकैरियोटिक जो सेल है इसमें तो हम सारे एनिमल्स को स्टडी करेंगे, सारे तरह के प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर तरह के जीव को स्टडी करेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को ही स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये भी जानिएगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से, वन सेल से बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो वन सेल से जो बने हुए, अच्छा इसका यहां पे किया था, ये गलत कर दिया था। तो जो वन सेल से बने हुए हैं वो दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिनमें प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अमीबा और पैरामीशियम है। लेकिन अगर जो मोर देन वन सेल से बने हुए उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और ये मैन आ जाएंगे, प्लांट्स होंगे, काउज, इंसेक्ट्स, सारे अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि पता ही है कि ह्यूमन की या किसी भी लिविंग्स की जो बॉडी होती है, ये बॉडी है, ये बॉडी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है। सेल में कुछ है जैसे आरबीसी, नर्व सेल, मसल सेल, मैंने आपको बुक में स्ट्रक्चर दिखाया था। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हो करके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू में जैसे मसल और ब्लड एक टिश्यू है, और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होती हैं, सिमिलर टिश्यूज आगे चल करके ऑर्गन्स बनाएंगी। ऑर्गन में कुछ एग्जांपल्स ह्यूमन की अगर बात करें या किसी अनदर की, लीवर, स्टमक, हार्ट, ये ऑर्गन्स है। और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कुछ एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं बॉडी। और वो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, वो इंसेक्ट की बॉडी हो सकती है, वो प्लांट्स नहीं, प्लांट्स को तो ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लांट्स में भी कुछ इसी तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया।
अभी मैं आपको इसमें फोटोग्राफ्स खींच के दे देंगे, थोड़ा सा आप और जान लीजिए। ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पार्ट्स ऑफ सेल तो इस साइड दिखा दिया। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को हम दो पार्ट में अगर स्पेशल सेल को स्टडी करें तो एक तो जो किनारे लगा हुआ स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, और एक पूरे अंदर का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल इन प्लाज्मा सेल, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के जस्ट किनारे प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल भी लगा हुआ होता है, बाकी एनिमल सेल में तो होता नहीं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म लिक्विड वाला मटेरियल, बीच में होता है न्यूक्लियस, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म तो लिक्विड है, ये लिक्विड सब्सटेंस है, तो लिक्विड ही है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इतनी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम होते हैं। स्टूडेंट्स, हम सेल ऑर्गेनेल्स को या ये चीजें डिटेल में किसी अनदर पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। आज आपको मुझे बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना था, ये आप पढ़िए और इसका डायग्राम बनाइए, इसके बारे में डिफरेंट लिखिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन दाब के आप हमारे सारे वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशन लेते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।